जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की इस श्रृंखला में दोस्तों आज हम वर्णमाला के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों का जो भी उच्चारण स्थान है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे संयुक्त अक्षर क्या हैं उनके बारे में, और इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो वर्णमाला के शेष रह गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पर बता दें, वर्णमाला दोस्तों यह टॉपिक हम पहले ही 3 वीडियो के माध्यम से ठीक तरीके से समझा चुके हैं। उसमें दोस्तों हमने क्रमशः स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण इत्यादि समझा हुआ है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान से। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों सबसे पहले अंतःस्थ की, तो हम जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है। अंतःस्थ की संख्या दोस्तों 4। तो हम अभी फिलहाल ये देखने जा रहे हैं कि भाई किसका क्या उच्चारण स्थान है। या के विषय में दोस्तों आपको बता दें, या, र, ला, व ये चारों ही अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये सभी क्या हैं, सघोष हैं और सभी अल्प प्राण हैं। इसका अध्ययन तो हम कर चुके हैं। फिलहाल यदि हम बात करें तो या के विषय में जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य, ठीक है, तालु। आपको बता दें, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप जाकर जरूर देख लीजिए। उससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है इत्यादि। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें या की, तो यह तालु है, ठीक है। अब तालु का सेंस क्या है दोस्तों, या, जब आप या बोलते हैं तो आपकी जीभ जाकर जो छत है दोस्तों, ठीक है, हमारे जो ऊपर की छत है इसमें जाकर हमारे दांत के पीछे वाले भाग पे टकराती है, ठीक है, या। तो ये कहाँ से है दोस्तों, तालु या तालव्य। ठीक ऐसे ही जब हम रा की बात करते हैं तो रा में जैसा कि हम जानते हैं कि रा को लुंठित भी कहा जाता है। लुंठित क्यों कहा जाता है ये हम पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अगर इसके उच्चारण स्थल की बात करें तो दंतमूल और मसूड़ा, ठीक है। दंतमूल आप बोलकर देखें, रा, जैसे ही आप रा बोलते हैं दोस्तों, रा बोलने में आपका जो जीभ है दोस्तों वो मसूड़ा और दंतमूल, ठीक है, ऊपर वाले में जाकर हिट करती है, रा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, रा, ठीक है। तो यहाँ का स्थल हो गया दंतमूल और मसूड़ा। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, इसे दोस्तों वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वा, अध, त, अध, सा, या और ऊपर रा की रेख, ठीक है, वर्ष। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थल। ला की यदि बात करें तो ला का भी सेम है, दंतमूल और मसूड़ा, ठीक है। आप बोलकर देख सकते हैं ला, ला, तो ला फिर से दोस्तों दंतमूल और मसूड़ा पास ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थल यहाँ पर क्लियर होता है। और जब बात आती है वा की, तो वा है दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ का मतलब है दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ। दांत कौन सा दोस्तों और ओठ कौन सा, तो ये भी क्लियर है यहाँ पर। जैसे ही आप वा बोलेंगे, आप वा कर बोल कर देखें। मैं शुरू से ही कहता चला रहा हूँ आपसे कि आपका काम क्या है भाई, आपको किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। ये रटने वाला टॉपिक नहीं है वर्णमाला, ये सिर्फ समझ पर आधारित है। आप वा का उच्चारण करके देखें। वा का उच्चारण करने में दोस्तों हमारा जो निचला ओठ है ये ऊपर वाले दांत से जाकर क्या करता है, टकराता है। तो भाई निचला ओठ और ऊपर वाला दांत, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, और वा का उच्चारण स्थल है दंतोष्ठ। तो ये तो बात हुई दोस्तों अंतःस्थ की। और अब हम चर्चा करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतःस्थ की तरह ही ऊष्म की भी संख्या दोस्तों कितनी है, तो ये संख्या है इनके वर्णों की 4, ठीक है। अब इन 4 के विषय में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शा, सा, शा और हा, शा, सा, शा और हा, ठीक है। ये तीनों सा जो है दोस्तों, ये देखने में आप देखेंगे तो अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप बोल रहे होते तो आप उसको अंतर नहीं कर पा रहे होते, जबकि सब में अंतर है। क्यों और कैसा अंतर है, तो अंतर है दोस्तों उनका उच्चारण स्थल। और आज हम यही समझने जा रहे हैं। सा के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, जब आप इस सा शक्कर वाले को देखते हैं तो इसका उच्चारण स्थल है तालव्य। कैसे, आप बोले शक्कर, आप शक्कर बोले, आप सा मत बोलिए, आप शक्कर बोलिए, शक्कर। तो शक्कर बोलने में जो आपकी जीभ है दोस्तों ये तालु वाले स्थल में जा रही है, ठीक है। तो अब तालु में जा रही है तो ये कौन सा इसका स्थल हो गया, तालव्य। और अब दोस्तों अगला सा आपके सामने है। और जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ है क्या दोस्तों, दंतमूल और मसूड़ा, ठीक है, सा। तो आप सरौता बोलिए, सरौता। सरौता बोलने में दोस्तों दंतमूल और मसूड़ा पास जा रही है सा, ठीक है। और अगला दोस्तों सा, षटकोण। आप षटकोण बोलेंगे, षटकोण। तो जैसे आप षटकोण बोलने की कोशिश करेंगे तो इस बार आपकी जीभ रोल होकर के पीछे की ओर जाएगी, यानी मूर्धा में जाएगी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि भाई एक सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। आप जब सा बोलेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप इसे क्लासिफाइड, लेकिन जैसे ही आप कोई शब्द का यूज करके यहाँ पर इसे बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप इसका जो क्लासिफिकेशन है कि कौन सा कहाँ से निकल रहा है, तो ये आप क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो रही होगी। और आपको यहाँ पर बता दें, ये स्थल जो है, स्थान जो है, ये जरूर पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा किस स्थान से निकलता है, ठीक है, किसका क्या उच्चारण स्थल है। आगे बात करी जाए दोस्तों हा की, तो हा के विषय में बता दें, हा जो है ये काकल्य है, ठीक है, काकल्य या कंठ, ठीक है। मतलब हा का जो उच्चारण स्थल है वो कहाँ से है, वो है कंठ से, हा।
या काकल्य है, ठीक है। हा के साथ में ही दोस्तों विसर्ग को भी, ठीक है, विसर्ग को भी क्या किया गया है, काकल्य ध्वनि कहा गया है। हा के विषय में महत्वपूर्ण है, हा सघोष है, बाकी सब के सब ये क्या थे, सा जो है ये अघोष थे, और महाप्राण, महाप्राण दोस्तों हा भी है। तो यहाँ पर ऊष्म आपका क्लियर होता है। आगे बात की जाए दोस्तों अब द्विगुण की, कि आखिर द्विगुण व्यंजन जो भी हैं तो इनके उच्चारण का स्थल क्या है, स्थान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों द्विगुण जैसा कि हम जानते हैं दो हैं, ठीक है, ड और ढ, ठीक है। तो इन दोनों का जो स्थल है दोस्तों वो है मूर्धा, मूर्धा से निकलते हैं दोनों। आप बोलकर देख सकते हैं ड ढ ड ढ, जीभ रोल लेकर ऊपर की ओर जाएगी और छत में पीछे की ओर, ठीक है। हमारे जो मुंह की छत है दोस्तों ऊपर का भाग उसके पीछे की ओर, तो ड ढ मूर्धा। फिर बात आती है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन है दोस्तों, ड जो है वो अल्प प्राण है, ठीक है, ड, ठीक, डमरू और ढोलक। तो ड जो है दोस्तों वो क्या है, अल्प प्राण है, ड और ढ, ड ढ, ढ बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर महाप्राण, मतलब समय आपको नहीं, मतलब समय उस उच्चारण को, तो महाप्राण। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये अघोष है कि सघोष है। तो ये सघोष है, सघोष कैसे, तो हम पहले ही देख चुके हैं, ट ठ ड ढ ड़। तो ये जो ट ठ, तो शुरू के जो दो हो रहे थे वो कौन से थे, वो होते थे आपके अघोष, और बाद के तीन होते थे सघोष। तो ये भी आपका क्लियर होता है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो दो वर्ण जब मिलते हैं और उससे तीसरे की एक उत्पत्ति हो रही है तो वो आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये हमने पहले ही देखा हुआ है। अभी फिलहाल हम देखने जा रहे हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसे कुल कितने संयुक्त व्यंजन हैं। तो मुख्यतः दोस्तों हमारे हिंदी वर्णमाला में ऐसे 4 हैं, ठीक है, 52 में से 4। कौन कौन सा, जो छ, त्र, ज्ञा और स्रा। अब यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, और जैसे भी प्रश्न बनते हैं हमें उन्हें क्लियर करना है, हमें उन्हीं पे कमांड हासिल करनी है। छा के विषय में आपको बता दें, देखिए क और सा से मिलकर बना हुआ छ, यानी कि क। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, हलंत। दोस्तों जब हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आधा है, ये पूरा नहीं है का, ठीक है। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जो आपका शुद्ध व्यंजन है वो यही है, लेकिन जब हम इसमें छोटा की मात्रा मिलाते हैं तब वो हमें दिखता है का, जबकि नॉर्मली वो क्या है, हलंत का मतलब है कि अभी वो आधा है, वो पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तब हम उसे विधिवत तौर पे समझेंगे। अभी फिलहाल छा के बारे में, तो छा किस किस से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, तो छा मिलकर बना है का और सा से, ठीक है। ठीक इसी तरीके से त्रा मिलकर बना है दोस्तों ता से और रा से, ज्ञा जा से और या से, और स्रा जो है वो सा से और रा से। अब इसे याद रखने के तरीके, याद रखने के लिए सबसे आसान है, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, आप वैसे ही बढ़िया इससे देखें तो के एस एच ए से छा बनता है, ठीक है। अब के से का बन गया और एस एस से छा बन गया, ठीक है, ये सा। अच्छा, ता से आप टी आ रहे, ठीक है, तो टी से आपका ता बन गया और आर ए से दोस्तों आपका रा बन गया। तो ये भी आपका क्लियर होता है। एस एच आर ए स्रा, तो एस एच आर ए में दोस्तों एस एस से सा बन गया और आर ए से आपका रा बन गया। अब बात ये आती है कि भाई ये कैसे क्लियर रहे कि कौन सा सा कहाँ पर है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना आसान है। आप देखेंगे दोस्तों जब यहाँ पे आप स्रा बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसा आपका यहाँ पर ये बन रही है तो यही वाला आपका उठ करके यहाँ पे बन जाना है स्रा, ठीक है। जैसे आप ये लेकर आते हैं ये सिरा, वैसे ही आप यहाँ लेकर जाएंगे। और आप जब आपका एक क्लियर हो चुका है तो दूसरा आपका क्लियर ही रहेगा कि इसमें कैसा वाला सा है। और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो उम्मीद है आपका ये क्लियर हो रहा होगा। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर इनसे प्रश्न कैसे उठते हैं। तो इसका एक प्रश्न बोर्ड में आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है त्रावर्ण किन किन वर्णों के सहयोग से बना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये पूछा गया है MPSI में वर्ष 2016 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, और इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है आप देखेंगे तो भाई ए और सी में भी ता है, ठीक है, और सी में तो ता और रा दोनों है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हलंत। हलंत आप देखेंगे तो हलंत आपको बी में मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पकड़ बनाकर चलनी है कि कैसे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न एक ऐसा हुआ। ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो एक और प्रश्न आपके सामने है श्रा। श्रा एक संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और किन दो वर्णों का सम्मिलित रूप है, तो श्रा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमें काम करना है कि अगर हलंत है तो हमें हलंत वाले को चूज करना, हलंत नहीं है तो दूसरा वाला भी आपके सामने है कि कैसे आप करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपका संयुक्त व्यंजन भी कंप्लीट होता है। और अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की, द्वित्व व्यंजन की और द्विस्थानी व्यंजन की, ठीक है, या द्विस्थानी वर्ण की। तो आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों व्यंजन गुच्छ क्या होता है। तो व्यंजन गुच्छ की सबसे आसान परिभाषा दोस्तों यह है कि जब दो आपके लगातार व्यंजन हो, 2, 3 या इससे भी अधिक आपके, गुच्छ का मतलब होता है गुच्छा,
गुच्छा, ठीक है, और व्यंजन का मतलब है व्यंजन, ठीक है। तो जब आपके लगातार 2 से 3 या 4 चाहे जितने भी व्यंजन हो लेकिन लगातार हो और इनके मध्य में कोई भी स्वर ना हो तो ये कहलाता है आपका व्यंजन गुच्छ। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यह दोस्तों वास्तव में यदि आपकी वर्ण विच्छेद में पकड़ है तो फिर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और वर्ण विच्छेद क्या होता है ये बहुत आसान है, हमने अपनी पहली ही वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, आप देखेंगे तो ये सा है, ठीक है। अब इस सा में आप पाएंगे कि ये सा हलंत के साथ में एक ये हो गया, ये अपने आप में एक व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद आप प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद आप देखेंगे वाह भी दोस्तों क्या है अभी फिलहाल की स्थिति में, वाह में भी यदि हलंत लगा दिया मतलब अभी आ को आपने अलग कर दिया, अब ये आ आपका ये अलग चला गया। तो यहाँ फिर आप पा है, ना है और भी चीजें हैं, आप इसे भी क्या करेंगे, विच्छेदित करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल महत्वपूर्ण यह है कि भाई यहां हमें 2 वर्ण लगातार मिल गए बिना किसी स्वर के साथ। 2 वर्ण, 2 से ज्यादा वर्ण लगातार हो और उनके मध्य में स्वर ना हो तो वो कहलाता है व्यंजन गुच्छ। और हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। अब आ स्वर के रूप में है तो अब पा जो है, पा का हलंत फिर से आ जाएगा, फिर ना हलंत फिर से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लगातार आपके 2 बार व्यंजन है, इस कारण से यह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही स्वच्छता में है, ऐसे ही अच्छा में भी आप देखेंगे तो आ, फिर आप चा हलंत वाला, फिर छा हलंत वाला, फिर बड़ा आ, तो अच्छा। इसके बाद दोस्तों तो ये आपका होता है व्यंजन गुच्छ। अब बात आती है द्वित्व व्यंजन की, कि द्वित्व व्यंजन क्या है। तो द्वित्व व्यंजन भी दोस्तों यही परिभाषा है आपकी, ठीक है। आपके व्यंजन लगातार होने चाहिए और बीच में क्या नहीं होने चाहिए, तो बीच में आपका स्वर नहीं होने चाहिए। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर अंतर है और वह अंतर यह है, यहाँ पर लगातार जो व्यंजन होते हैं वो उसी वर्ग के होते हैं, वही व्यंजन होता है, यानी रिपीटेड, ठीक है। रिपीटेड कैसे, आप देखेंगे ला है, फिर से ला है दिल्ली, ठीक, चा है, फिर से चा है कच्चा, पट्टी, प ट, फिर से आधा ट के बाद फिर से। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपका ये है कि यहाँ पर जो है बीच में स्वर नहीं है, ये तो क्लियर है, ये भी गुच्छ है। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ में, तो बस अंतर यह है कि द्वित्व व्यंजन जो होता है दोस्तों ये वही वर्ण लगातार रिपीटेड होता है। तो उम्मीद है आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। दिल्ली, बिल्ली इत्यादि ये सभी आपका कहाँ आ जाएगा, द्वित्व व्यंजन में। और व्यंजन गुच्छ में तो कुछ भी, ठीक है, जो भी आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं, बस वो शब्द सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं द्विस्थानी वर्ण की, कि द्विस्थानी वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। और द्विस्थान उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, 2 स्थान, यानी कि वे शब्द जो 2 स्थानों से बोले जाते हैं, या जब वे बोले जाएं तो उनका जो हवा है दोस्तों हमारे मुंह से, वे 2 स्थान, एक स्थान से ना होकर दूसरे स्थान से भी निकलती है, तो उसे हम द्विस्थानी वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये पंचमाक्षर में होता क्या है, हमारी जो उच्चारण के दौरान जो हवा है दोस्तों, जो वायु है, ये मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो यह कैसे वर्ण हो गए आपके द्विस्थानी, जैसे क ख ग घ, फिर आता है पंचमाक्षर इंगा, तो इंगा, च छ ज ज इया, ट ठ ड ड ड, त थ द द न। तो ये आपका क्या हो रहा है दोस्तों, 2 स्थान से हो रहा है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, द्विस्थानी वर्ण। और इसके अंतर्गत में मुख्यतः पंचमाक्षर ही आते हैं, इंगा, इया, अड़, न और म। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की कुछ अन्य विदेशी ध्वनियों की। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये ध्वनियाँ विदेशी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए या तो अंग्रेजी ध्वनियाँ हैं या तो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। वास्तव में दोस्तों जब मुगल भारत में आते हैं, आप इसका अध्ययन इतिहास में कर चुके होंगे या नहीं किए हैं तो इतिहास खंड की यह चर्चा है। जब दोस्तों मुगल भारत में प्रवेश करते हैं तो वे अपने साथ अरबी फारसी ऐसी ध्वनियाँ लेकर आते हैं, अर्थात ऐसी बोलचाल की भाषा के ऐसे शब्द लेकर आते हैं, और उन्हीं से कुछ जो है हमारे हिंदी में भी प्रचलित हो गई, प्रसिद्ध हो गई। हालांकि इनका यूज़ अब कम है, लेकिन फिर भी यदि हम यहाँ पर देखें हमारी परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है दोस्तों आगत ध्वनियाँ या ग्रहित ध्वनियाँ, जिनमें इंपॉर्टेंट है क, ख, ग, ज और फा। यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों ये बिंदी, ठीक है। आप देखेंगे तो नीचे ये बिंदु, ये डॉट रखा हुआ है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तलबिंदु या नुक्ता वर्ण, ठीक है। यानी इसे तलबिंदु कहा जाता है या इस पूरे वर्ण को नुक्ता वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसे अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, अरबी फारसी ध्वनियाँ। और दूसरी चीज़, कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसे नोट डाउन करना है और 2 बार इसे पलटाइए, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है का के विषय में आपको बता दें दोस्तों, जब बात आए इस नुक्ता बिंदु के साथ वाले का की, तो कंठ से तो इसका उच्चारण है ही, कंठ के साथ जिहा मूल, सारी चीज़ें ये कंठ से हैं, चाहे क, ख, ग, ज, फ, सब ये कंठ से ही जाएगा, कंठ प्लस जिहा मूल से। और दूसरी बात, का दोस्तों स्पर्शी है
अघोष है, अल्प प्राण है। ख उसमें संघर्षी है, ठीक है, ये भी अघोष है। और यहाँ पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है कंठ से है और साथ ही साथ में यह महाप्राण है, ठीक है। आगे गा के विषय में आपको बता दें, गा दोस्तों कैसा है, तो गा सघोष है और अल्प प्राण है, सघोष है और अल्प प्राण है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब जा के विषय में, तो जा जो है दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंठ मूल से अब यहाँ वर्ष में चला गया। जा जो है दोस्तों ये वर्ष में है और फा जो है ये दंतोष्ट में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंठ के साथ में, ठीक है, तो 3 जो है वो कंठ से। और अब आगे यदि हम बात करें तो जा में आप पाएंगे वर्ष और फा में आप पाएंगे दंतोष्ठ, ठीक है। तो जा कहाँ से है, वत्स से है और फा जो है वो दंतोष्ठ से है। आगे यदि हम बात करें तो ये भी सघोष है और अल्प प्राण है, जबकि फा जो है वो अघोष है और महाप्राण है। तो ये थोड़ा सा पूरी वर्णमाला से कुछ हद तक कठिन हो सकता है, और कठिन होने के कारण कुछ अगर हम बात करें तो इस हिसाब से है क्योंकि इसका हम यूज नहीं करते हैं, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो निश्चित तौर पर जिस चीज का प्रयोग कम होता है वो हैबिट में कम होती है, और कभी कभी ऐसे प्रश्न देखने मिल जाते हैं, सामान्यतः ऐसे प्रश्न देखने नहीं मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो 3 और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। पहले यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण है बलाघात या स्वराघात, ठीक है। तो बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं, तो बलाघात या स्वराघात कहते हैं दोस्तों उच्चारण के समय किसी अक्षर पर विशेष बल देना। यानी कि जब हम किसी भी अक्षर को या किसी भी वाक्य को कह रहे हों और किसी जगह पर यदि हम ज़्यादा बल दे रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्वराघात या बलाघात। इसके बाद बात की जाए अनुतान की, कि अनुतान क्या है, तो सुर का उतार चढ़ाव, सुर का आरोह अवरोह, बोलते समय जब बोला जा रहा है और जिस लय के साथ उसे तेज किया जा रहा है फिर उसे डाउन किया जा रहा है, ठीक है, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव जो हो रहा है सुर का दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं अनुतान। तो यहाँ पर उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ दोस्तों इसी के साथ आपका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज कंप्लीट होता है, वर्णमाला यहाँ कंप्लीट। आप इसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, निश्चित तौर पर आपका यह जो टॉपिक है ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मजबूत हो चुका होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।